हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का बिहार तत्व संग्रह हम लगा रहे हैं। 2026 वाला 5वां संस्करण आपका आ चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरी बुक को हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बिहार का सामान्य परिचय और बिहार का इतिहास हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। बिहार के इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये तीनों ही आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं, बिहार का भूगोल, मतलब कि बिहार की जितनी भी पूरी ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो पूरा बिहार की ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी और यहां से आपके क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। और पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने बिहार का अगर इतिहास को कवर नहीं किया है, उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर डिटेल्स में वीडियो। साथ में इसके बाद हम बहुत जल्दी एमसीक्यू भी लगवाना स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस एमसीक्यू को भी आप लगा के प्रैक्टिस फिर आप कर पाओगे। चलिए, बिहार के भूगोल से संबंधित पहले हम क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो बिहार भौगोलिक रूप से कैसा राज्य है? तो आप कहेंगे बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा है और एक समृद्ध क्षेत्र की श्रेणी में बिहार आता है। बिहार नेपाल के तराई क्षेत्र से विभिन्न पहाड़ी तथा धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित है राज्य, जो कि भौगोलिक रूप से 3 भागों में बटा है। अगर कभी याद आए कि बिहार भारत के कैसे आपके सेक्टर में आता है, तो बिहार पूर्वी भारत में आता है। बिहार के भौतिक विभाजन की अगर बात किया है, तो एक तो आपके पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र में विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून एवं दून घाटी आती है। दूसरा आपका बिहार को भौतिक विभाजन मैदान श्रेणी में किया जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। तीसरा आपका पठार के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है, धारवाड़ का पठार एवं विंध्यन चट्टानें। ये आपके 3 भौतिक विभाजन बिहार के होते हैं, पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदान क्षेत्र एवं पठार। और तीनों को ही हम एक एक करके बात करने वाले हैं। मैप के माध्यम से सबसे पहले आप बिहार का भौतिक विभाजन समझ सकते हो। सोमेश्वर श्रेणी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी उत्तर में, फिर आपको दून घाटी, इसके बाद रामनगर, दून मिलेगी। कई नदियां आपको देखने की मिलेगी, जैसे यहाँ पर गंडक नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंगा नदी, कोशी नदी, महानंदा नदी, ध्यान रखना है। कुछ आपको दोआब में मिलेंगे, जैसे गंगा गंडक का दोआब, गंडक कोशी का दोआब, कोशी महानंदा का दोआब, गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और आपका अंग का मैदान। इस तरीके से आपको बिहार का भौतिक विभाजन भी देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप अपने पास एटलस मैप रख के जरूर बैठे होंगे। अब सबसे पहले जो हमने 3 सेक्टर की बात की है बिहार के, इसमें सबसे पहला सेक्टर आता है पर्वतीय तराई क्षेत्र का। पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात किया तो बिहार का जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। जो हिमालय का जो उत्तर पश्चिमी भाग पड़ता है, शिवालिक श्रेणी का भाग पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में आता है, रखना है 932 वर्ग किलोमीटर में आपका क्षेत्रफल आता है। दूसरी बात, इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और यह 3 उपवर्गों में विभाजित भी किया जाता है। मतलब पर्वतीय तराई क्षेत्र को भी 3 वर्गों में बांटा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी आपकी पहली श्रेणी है, दूसरी आपकी रामनगर दून श्रेणी है, तीसरी आपकी दून घाटी है। अब एक एक करके बात किया है। सोमेश्वर श्रेणी की पहले बात किया तो यह श्रेणी भारत एवं नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, एक इंटरनेशनली बाउंड्री को बनाती है। यह उत्तरी सीमा में स्थित है और इस जो कि उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर का शुरुआत होती है। भिकना ठोरी दर्रे के पास यह समाप्त हो जाती है। अब ये तो रह सकता है कि पूछा जा सकता है कहां पर समाप्त होती है? भिकना ठोरी दर्रे के पास पर समाप्त होती है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ है और ये पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग को घेरे हुए हैं और राज्य की सबसे अगर ऊंची चोटी की बात किया है, सोमेश्वर पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? सोमेश्वर पहाड़ी आपकी राज्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और इसकी ऊंचाई 874 मीटर मानी जाती है। सोमेश्वर श्रेणी के बाद आपका आता है रामनगर दून। रामनगर दून पहाड़ी की बात किया, श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मान लो ये आपकी सोमेश्वर पहाड़ी हो जाती है, इसके दक्षिण में आपकी रामनगर दून है और यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों पर एक श्रृंखला बनी हुई है, जो कि 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी अगर दक्षिणी श्रेणी के रूप में देखा जाए तो यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। यह श्रेणी सबसे ऊंची चोटी संतसूर है, जो कि 242 मीटर है। इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात किया है तो आप कहेंगे संतपुर है। कौन सी है? संतपुर है, जो कि 242 मीटर ऊंची है, याद रखना। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये फैक्ट हो जाता है। तीसरी आती है दून घाटी। दून घाटी की बात किया, सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के
बीच में स्थित है। ये आपकी सोमेश्वर हो जाएगी, ये आपकी रामनगर पर्वतमाला हो जाएगी, और इन दोनों के मध्य में आप कहेंगे दून घाटी स्थित है। दून घाटी स्थित है। इसके बाद दून वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि 21 किलोमीटर लंबी है और 152 मीटर पूछी जाए तो ऊंची है। 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है 240 मीटर जो है मानी जाती है। अब इसके बाद अगर आपके तराई पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र के बात किया है तो मैदान की बात हमने की थी। अब मैदान क्षेत्र की बात किया तो बिहार का जो कुल भूभाग है वो 96% तो मैदान में ही है ना। पहाड़ी पठार तो ये बहुत कम मात्रा में है, जबकि मैदान की बात किया तो 96% आप कहेंगे भाग जो है मैदान है बिहार में। और मैदानी भाग का जो निर्माण है गंगा और उससे सहायक नदियों के निक्षेपों से हुआ है, जलोढ़ से हुआ है, क्योंकि गंगा के मध्य जो है, गंगा जो मध्य से है जो बिहार के गुजरती है। ये मान लो बिहार का मैप है, इस बिहार के मध्य से गंगा नदी जो है गुजरती है। गंगा नदी की अवस्थिति की बात किया इसको दो उपवर्गों में विभाजित जो है किया जाता है। गंगा नदी को भी उप दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा आएगा आपका इसके अंतर्गत घाघरा गंडक का दोआब। सबसे पहले हम उत्तरी गंगा के मैदान की अगर बात किया है, यह मैदान जो है उत्तरी गंगा का जो मैदान है गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। गंगा नदी के उत्तर में है और इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से इसका मैदान का निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी डिवीजनों का क्षेत्र कवर जो है किया जाता है। पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूरब में महानंदा घाटी तक जो है यह क्षेत्र पूरा फैला हुआ है। इस मैदान का अगर बात किया उत्तर पश्चिम भाग जो कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और अधिकतम ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। इस मैदान का जो ढलान है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर बना हुआ ढलान है। इस मैदान का उत्तरी भाग की बात की अपेक्षाकृत ऊंचा है, जो उत्तरी भाग है वो अपेक्षाकृत ऊंचा है। जलोढ़ पंखों का यह स्थान है जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा जैसी नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान दोआब, जो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। मान लो ये आपकी घाघरा नदी है और ये आपकी गंडक नदी है, इन दोनों नदियों के बीच की जो भूमि होगी उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। घाघरा गंडक दोआब नाम फेमस है। गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब ये आपके उत्तरी गंगा के मैदान में देखने को मिलता है। जो गंगा के उत्तरी वाला हिस्सा है उसके मैदान में आपके तीन दोआब आते हैं, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। अब एक एक करके इनकी भी बात कर लें क्या? तो नहीं, हम सबसे पहले हम दक्षिणी गंगा के मैदान की बात करेंगे, है ना। देखो ये गंगा नदी बहती है, तो ध्यान रखना है गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के उत्तर में जो होगा वो हमने उत्तरी गंगा का मैदान की बात की। गंगा नदी के दक्षिण वाले मैदान होगा उसे दक्षिणी गंगा का मैदान कहा जाएगा। गंगा नदी से दक्षिण एवं दक्षिण के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा का मैदान की तुलना में अगर इसका आकार की बात किया तो यह छोटा आकार का है। उत्तर की अपेक्षा बात किया तो दक्षिण गंगा का मैदान छोटा है और यह त्रिकोणीय आकार में फैला हुआ मैदान है। इसे मगध के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर में गंगा नदी, पूरब में टाल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका, पश्चिम में सोन नदी से घिरा पूरा आपका क्षेत्र है। इसमें अंतर्गत गया मतलब गया जी, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिला जो है शामिल है। इस मैदान का जो निर्माण है वह गंगा नदी इसकी मुख्य सहायक नदियां जैसे पुनपुन, सोन, फल्गु नदी की सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण जो है हुआ है। इस मैदान का जो ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर है और इसे तीन वर्गों में भी विभाजित किया गया। जिस तरह उत्तर के मैदान को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, इसी तरह दक्षिण गंगा के मैदान को भी तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो ये आपके कुछ मैदान थे और तराई प्रदेश के बारे में हमने बात की है। अब आता है हमारा पठार। पठार आता है, याद रखना है जो मैदान है मध्य प्रदेश आपके बिहार में मैदान है वो आपके बिहार में 96% भाग पर फैले हुए मैदान है ना। बाकी 4% भाग पे आपके तराई क्षेत्र, पठार ये सब आपके देखने को मिलेंगे। पठार की बात किया तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र का फैला हुआ विस्तार है जो कि झारखंड की सीमा से साझा होता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में दो किस्म की चट्टानें मिलती हैं। पहला धारवाड़ किस्म की चट्टानें मिलती हैं जिसमें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले आते हैं। दूसरा विंध्यन चट्टानें मिलती हैं जिसमें कैमूर और रोहतास जिले के अंतर्गत जो है आता है। कुछ तथ्य जैसे तथ्यों की बात किया है, बिहार के उत्तरी भाग के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन के नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ वाले क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन एवं चोर जिसे गोखुर झीलों के रूप में भी जाना जाता है।
दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान जो बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तरी गंगा का मैदान है बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। ये आपका बिहार का मैप है। बिहार के मैप में बात किया है तो आपके सबसे उत्तर में टर्सरी चट्टानें देखने को मिलेंगी, आपके दक्षिण पश्चिम में बिंदन चट्टानें मिलेंगी और दक्षिण में धारवाड़ चट्टानें मिलेंगी और बीच में आपका क्वाटरनरी मैदान का भाग जो है मिल जाता है। दक्षिण बिहार की कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे गयाजी में ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, प्रियतशिला पहाड़ी है, रामशिला पहाड़ी है, मंगला चोरी पहाड़ी, मंगला गौरी पहाड़ी है एवं गुरपा पहाड़ी है। इसी तरह राजगीर में अगर बात की जाए तो राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी है, विपुलगिरी पहाड़ी है, उदयगिरी पहाड़ी है, वैभवगिरी पहाड़ी है, सोनगिरी पहाड़ी है। मुंगेर में बात किया है तो खड़गपुर पहाड़ी है, पीर पहाड़ी है, काली पहाड़ी है, सीताचरण पहाड़ी है, मारुत पहाड़ी है। कैमूर में बात की जाए तो कैमूर पहाड़ी है, रोहतास पहाड़ी है, अधूरा पहाड़ी है। ये आपकी कुछ 4 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात किया है धारवाड़, धारवाड़ का प्रकार होगा, निर्माण काल होगा, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है और क्या विशेषता है। धारवाड़ का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर क्षेत्र प्रसिद्ध है। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा आता है विंध्यन प्रकार की। विंध्यन प्रकार में विंध्यन प्री कैम्ब्रियन में ही निर्माण हुआ था, जिसमें कैमूर और रोहतास क्षेत्र आता है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा आता है टर्सरी हिमालयी क्षेत्र, यह प्लेस्टोसीन काल में निर्माण हुआ था। पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र प्रमुख है। सोमेश्वर पहाड़ी यह क्षेत्र स्थित है और सबसे नवीन पहाड़ी है। क्वाटरनरी मैदान है, प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन में इसका निर्माण हुआ। गंगा का मैदान इसे कहते हैं। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी भाग है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो है इसको माना जाता है। तो ये हमारा जो है आपका बिहार की आकृतिक भौतिक हमने प्रदेश की जो है बात की है। बिहार की जो था वो हमने भौतिक विभाजन की जो है बात की है। अब हमारा आता है बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालिक क्या कहा है, दीर्घकालिक का मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, लगभग 30 से 40 साल के लिए, ध्यान रखना है 30 से 40 सालों के लिए जब डेटा को बताया जाता है या औसत जलवायु निकाली जाती है उसे जलवायु कहते हैं। बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की श्रेणी में आती है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें बिहार भी आता है। अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं एवं इत्यादि, ये सभी आपकी जलवायु के कारकों के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि हमने बिहार के बारे में बात की है। बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में जो अंतर के कारण विभिन्न भूगोल वेत्ताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकरण किया है। जैसे कोपेन ने कहा है बिहार की जलवायु को उत्तरी बिहार की जलवायु, दक्षिणी बिहार की जलवायु। उत्तरी बिहार की जलवायु को हम CWG संकेतक के रूप में जानते हैं, दक्षिणी बिहार की जलवायु को AW संकेतक के रूप में जानते हैं। त्रिवार्था ने कहा है कि उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार, जिसको CAW कहा है और AW कहा है। थॉर्नवेट के द्वारा उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र कहा गया जिसे CBW और शेष बिहार कहा गया CAW। तो ये 2-3 आपके भूगोल वेत्ता है, कोपेन, त्रिवार्था, थॉर्नवेट, और तीनों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में इसको जो है भौगोलिक दशाओं में जलवायु को जो है अलग अलग रूप में वर्गीकरण बिहार को किया गया है। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। अगर बात की जाए बिहार में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, दूसरा आपकी वर्षा ऋतु पाई जाती है, तीसरा आपकी शीत ऋतु पाई जाती है। अब एक एक करके ऋतुओं की बात करेंगे, लेकिन छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है। अब ऐप के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस ऐप पर आपको जो है मल्टीपल टेस्ट सीरीज जो है मिल जाती है और मल्टीपल कोर्सेज भी है। तो दोनों चीजें मिलती है आपको। मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए है। आप ऑनलाइन माध्यम से इसको ज्वाइन करके जो है लगा सकते हो। ऐप का नाम UPSC नट है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार में जो 3 ऋतुएं हैं उसमें सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर लेते हैं। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि होती है, तो वायु दाब में कमी आने लगती है और यह स्थिति मार्च से मध्य जून की स्थिति पर बनती है। 2025 में औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज जो है किया गया था। औसत तापमान कह रहे हैं, है ना, अधिकतम नहीं, अधिकतम तो 47 डिग्री देखा गया था, औसत 24 डिग्री सेल्सियस है। इस मौसम में पश्चिमी एवं मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन सबसे गर्म स्थान जो है गया का रहा है 47 डिग्री सेल्सियस। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है उसे नार्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जो है जाना जाता है।
तो ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है जून मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य के बीच में बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जानी जाती है। बिहार में मानसून का जो प्रवेश है वो मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई और अगस्त तक अधिक वर्षा होती है। बिहार में जो औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है। कितना? 112 सेंटीमीटर याद रखिएगा। 2011-12 में औसत वर्षा 99.24 सेंटीमीटर रही। 2024 में औसत वर्षा बिहार में 102.5 सेंटीमीटर रही। 2024 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 215.2 सेंटीमीटर रही है, जबकि सबसे कम वर्षा वैशाली में केवल 69 सेंटीमीटर जिले में देखने को मिली थी। इसके बाद बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। रखना, ये आपकी जैसे बिहार बना हुआ है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो है इससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बिहार के उत्तरी भाग में अधिक वर्षा होती है और इसी के कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार जो है भाग सूखा से प्रभावित जो है माना जाता है। इसके बाद शीत ऋतु आती है। इस काल में मध्य अक्टूबर से फरवरी के माह में शीत ऋतु का रहता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडक वाला जो है माह माना जाता है और सर्वाधिक ठंडा जिला गया को माना जाता है। दिसंबर जनवरी के माह में भूमध्य सागर से आने वाले जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं जिसके कारण पश्चिमी और मध्य बिहार में हल्की फूरी वर्षा हो जाती है और यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक जो है मानी जाती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक जो है मानी जाती है। तो बिहार में जो वर्षा की ऋतुएं हैं वो आपकी क्या कहेंगे, आपकी ऋतुएं हैं तीन होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु। अब बिहार में हम कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है याद रखना है। अगर बिहार में हम कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो बिहार में कृषि के दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इस वर्ग में पहले आता है जोन फर्स्ट। जोन फर्स्ट के अंदर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है जहां पर जलोढ़ मिट्टी की क्या है प्रधानता है। यह क्षेत्र खाद्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और गन्ना का उत्पादन यहाँ पर सबसे अधिक होता है। दूसरा जोन आता है बिहार का उत्तर पूरब क्षेत्र और इसमें खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा अधिक फसलों की प्रधानता है। यहाँ पर मक्का, चाय, जूट जैसे उत्पादन जो है किया जाता है। फिर आता है तीसरा का ए में बिहार के दक्षिण पूरब का भाग आता है। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज की यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। जोन तीसरे के बी में आता है बिहार का दक्षिण पश्चिम वाला भाग। यहाँ पर जो सोन सिंचाई नहर प्रणाली के द्वारा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की अधिकता भी जो है किए जाते हैं। तो एक जोन आ जाता है ये वाला, दूसरा जोन आ जाता है ये वाला, तीसरे जोन में आपका विभाजन किया गया है ए और बी में, तो इन दोनों को तीसरे में ही जोड़ा जाता है परंतु विभाजन किया गया है। आपका ये देख सकते हो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्रों को 3 जोनों में, जोन फर्स्ट ये आ जाएगा, जोन सेकंड आपका ये आ जाएगा, है ना। ये आपकी बाउंड्री खींची हुई है जोन की। अब तीसरा वाला जो जोन था इसका विभाजन किया गया था जोन 1 थर्ड बी और जोन थर्ड ए। तो ये आपका विभाजन है किसका, ये तीसरे वाले का। ऊपर पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरे में पूरा है लेकिन ए और बी में इसका जो है विभाजन कर दिया गया है। जोनों में अगर बात किया है तो जोन फर्स्ट में 13 जिले आते हैं। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय। इस क्षेत्र में औसत जो वर्षा है 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। फसलों में गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का आदि यहाँ पर जो है आपका फसलें हैं। इसी तरह जोन सेकंड में बात किया तो 8 जिले आते हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया एवं मधेपुरा जिले आते हैं। यहाँ पर औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर होती है। फसलों में जूट, धान, चाय, मक्का की खेती की जाती है। थर्ड जोन आता है, ये पूरा आपका जोन थर्ड है, क्या रखना है। थर्ड में ए हम जोन की बात किया 6 जिले आते हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा एवं लखीमसराय। यहाँ पर औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। बागर मिट्टी की प्रधानता है, याद रखना है यहाँ पर, है ना। मुख्य फसलें गेहूं, दाल, अरहर एवं चना है। जोन थर्ड बी की अगर बात की जाए तो बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा जिला आता है। यहाँ पर भी सेम औसत वर्षा 95 115 सेंटीमीटर। बागर मिट्टी होती है। गेहूं, दाल, अरहर, चना की यहाँ पर जो है प्रधानता है। तो कृषि जलवायु क्षेत्रों को यहाँ पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। हमने एक एक करके बात की है। तीसरा हमारा बिहार में अपवाह्य तंत्र आता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, रिवर्स के बारे में यहाँ पर हम जो है बात करेंगे और बिहार की ज्योग्राफी में तीसरा हमारा चैप्टर है। बिहार की नदियों की बात किया है तो बिहार का अपवाह्य तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पर नदियां और उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल फैला हुआ है।
अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है आपका हिमालयी नदियां, दूसरी आती है आपकी पठारी नदियां। पहले हिमालयी नदियों की बात की जाए, यहाँ वर्ष भर जल प्रवाह की वाली नदियां सदा नीरा नदियां पाई जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां पूर्व बढ़ती हैं, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। नदियां बाल्य अवस्था में हैं। मार्ग परिवर्तन और गोखर झील के लिए जानी जाती हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं, जिसमें गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा और बागमती नदियां हैं। दूसरी पहाड़ी नदियां आती हैं, वर्षा पर आधारित हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, अनुवर्ती नदी की श्रेणी में आती हैं, छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में पहुंच चुकी हैं, सीधे गमन का मार्ग करती हैं, परिवर्तन मार्ग नहीं करती हैं, बाढ़ की संभावनाएं कम हैं। इनमें सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय जैसी नदियां यहाँ पर आपकी आती हैं। तो नदियों को भी दो वर्गीकरण किया गया है, एक हिमालयी नदियों में, दूसरा पठारी नदियों के अंतर्गत। और हिमालयी नदियों में आप बिहार की जो नदियां हैं वो आप इनका देख सकते हो। यहाँ पर आपका घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मैची, महानंदा, ये आपकी पूरी गंगा नदी है ना, ये वाली गंगा नदी है। कर्मनासा, शोन, पुनपुन, फल्गु, निरंजना, मोहाना, क्यूल, ये सभी आपकी जो है बिहार की नदियां हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद हम कुछ नदियों के बारे में एक एक करके बात किया है। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी का जो उद्गम है गंगोत्री उत्तराखंड से होता है, बिहार में प्रवेश बक्सर चौसा से करती है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। दूसरी घाघरा नदी है, तिब्बत से उद्गम होता है, सिवान में बिहार में प्रवेश करती है, गंगा शरण में मुहाना बनाती है। गंडक नेपाल से निकलती है, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर से बिहार में प्रवेश करती है, गंगा सोनपुर के पास में मुहाना बनाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, पश्चिमी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है, गंगा नदी के खगड़िया में संगम में मुहाना बनाती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है, कोसी की मुहाना बनाती है। इसी तरह कमला नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, मधुबनी में बिहार प्रवेश करती है, भी कोसी नदी में मिल जाती है, मुहाना बनाती है। कोसी नदी गोसाईनाथ स्थल नेपाल से निकलती है, सुपौल बिहार में प्रवेश करती है, गंगा कटिहार में गंगा में सुहाना बनाती है। महानंदा पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है, किशनगंज बिहार में प्रवेश करती है, गंगा में मालदा में यह जो है मिल जाती है। करमनासा की बात करें, बिंद पहाड़ी से निकलती है, कैमूर में बिहार में प्रवेश करती है, गंगा में मिल जाती है चौसा पे स्थान पर। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, रोहतास में मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, गंगा में दानापुर में मिल जाती है। पुनपुन नदी झारखंड पलामू से निकलती है, औरंगाबाद बिहार में प्रवेश करती है, ये भी गंगा फतुहा में मिल जाती है। फल्गु निरंजना नदी छोटा नागपुर की पठार से निकलती है, गया जी में प्रवेश करती है बिहार में, पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बिहार में नवादा जिले से प्रवेश करती है, क्योल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। क्योल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है, जमुई में प्रवेश करती है, गंगा नदी के लखीमसराय में मिल जाती है। अजय नदी जमुई में निकलती है, जमुई में ही प्रवेश करती है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जो है मिल जाती है। तो ये नदियां थी जिसके बारे में हमने फैक्ट के साथ यहाँ पर बात की है, जो कि इंपोर्टेंट थी। अब हम कुछ नदियों की प्रमुख बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले गंगा नदी आती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई केवल 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार के पश्चिम बंगाल में चली जाती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में प्रवेश करती है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर एवं लखीमसराय स्थित है। बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई की बात किया तो पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में बात किया तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा और अजय जो हैं बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। तो ये गंगा नदी के बारे में ओवरऑल जो है बात की है। अब दूसरी नदी आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी की बात करें तो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में यह प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की यह सीमा बनाते हुए सारण में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सरयू मैदान में कहा जाता है, जबकि गोगरा और करनाली नेपाल में बोला जाता है। इसकी सहायक नदियों में राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी एवं सैती प्रमुख है। अब इसी तरह तीसरी नदी आती है हमारी गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भागों में कहा जाता है, सप्त गंडकी और शालिग्राम नेपाल के नाम में जाना जाता है।
गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी एवं अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते हुए गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है और यह सहायक नदियों में काली गंडक त्रिशूला इसमें मिलती है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आती है बूढ़ी गंडक नदी, जो कि सोमेश्वर की सीढ़ी पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में है, इसकी याद रखना है। इसकी सहायक नदियों में मसान, बलोर, त्यूर और धनौती आदि है। इसके बाद आती है बागमती नदी, ये जो कि नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है, बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, अंत में गंगा नदी में विलीन यह हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में अब मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में बागमती में लालबकिया, लखनदेही, मनोहरा, अधवारा, विष्णुवती आदि है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। इसके बाद आपकी आती है कोसी नदी, जो कि इंपोर्टेंट है। नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाईनाथ स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 7 धाराओं के मिलने से यह बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कुर्सोला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए को विख्यात है। बिहार का शोक नाम से भी जानी जाती है। इसमें नायक सहायक नदियों में अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती एवं शुन कोसी, ये सभी नदियां आपकी कोसी नदी में जो है प्रवेश करती है, मिलती है। इसके बाद आती है महानदी। महानदी की बात किया तो महानदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पुणे और कटिहार होती हुई मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जो है मिल जाती है। उत्तर बिहार की सबसे अपूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियों में पेन्नौर, नागर, बालासर एवं मेची है। इसके बाद आता है करमनासा नदी। करमनासा नदी की उत्पत्ति बिंद पहाड़ी से होती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिल जाती है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी यह नदी है। करमनासा नदी को अपवित्र नदी की जो है माना जाता है। इसके बाद आती है आपकी सोन नदी। सोन नदी की बात किया तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। रोहतास जिले के बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच में बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास एवं भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में से मिल जाती है। इसके बाद यमुना के बाद गंगा की अगर दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें, दक्षिणी सहायक नदी, तो सोन नदी को ही माना जाता है। इसकी सोन के सहायक नदियों में अरिहंत, कन्हार, उत्तरी कोयल है। सोन नदी के टेहरी बांध रोहतास में, इंदपुरी बैराज रोहतास में, बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का चावल उत्पादक के लिए क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद आती है आपकी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी झारखंड क्षेत्र के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मोरहर, मादर एवं दरदाह आदि है। दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। इसके बाद आपकी आती है फल्गु नदी। फल्गु नदी की बात किया तो हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलांजन, निरंजना एवं मुहाना नदियों के मिलने से यह बनती है। अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है और यह जो कि गंगा की यह उपनदी है। गंगा में फल्गु नदी के पास विष्णु पद मंदिर स्थित है, जहां पर पित्त पक्ष के दौरान लाखों संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री जो है यहाँ पर आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रेवर डैम गयाजी डैम बना हुआ है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी, जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो आपकी बहुत इंपोर्टेंट ये नदियां हैं, क्या रखना है। अब बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहरों की बात की, जैसे पटना के किनारे पटना जो है गंगा नदी किनारे बसा है। वहीं मोकामा गंगा नदी किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी किनारे, बक्सर गंगा नदी किनारे, छपरा घाघरा नदी किनारे, हाजीपुर गंडक नदी किनारे, बांका चांदन नदी किनारे, सोनपुर गंडक नदी किनारे, मुजफ्फरपुर की बात किया तो बूढ़ी गंडक नदी किनारे, खगड़िया की बात किया तो बूढ़ी गंडक नदी किनारे, समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक नदी किनारे, दरभंगा की बात किया तो बागमती नदी किनारे, गया फल्गु नदी किनारे, फतुहा पुनपुन नदी गंगा नदी किनारे, लखीमसराय क्यूल नदी के किनारे। तो ये कुछ आपके पटना बिहार के कुछ शहर हैं जो प्रमुख नदियों के किनारे जो है बसे हुए हैं। अब बिहार में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं भी चल रही हैं, है ना। क्यों चलती हैं? क्योंकि जल के प्रबंधन, जल के मैनेजमेंट के लिए उद्देश्य बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण हो सके, सिंचाई प्रबंधन हो सके, जल संरक्षण किया जा सके, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी लक्षित किया जा रहा है।
बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी ये प्रमुख आपकी परियोजनाएं हैं। सबसे पहले हम बिहार में सोन नदी, है ना, सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, बांध, जलाशय, पूर्वी सहनो सोन नहर को यहाँ पर जो है निकाला जा रहा है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात किया तो इसका निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास जिले में जो है किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारुन के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारों से निकाली गई हैं। पूर्वी सोन नहर, इसका नहर औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है, जबकि पश्चिमी नहर में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिलों में सिंचाई जो है की जाती है। सोन नहर पर दो जल विद्युत केंद्र भी हैं। डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि 6.6 मेगावाट का है, दूसरा बारुन जल विद्युत केंद्र जो कि 3.3 मेगावाट स्थापित जो है यहाँ पर किया गया है। सोन नदी के बाद दूसरी आती है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना की बात किया है तो गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की है, संयुक्त परियोजना है, भारत और नेपाल की है। इसका लाभ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों लोगों को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल की समझौता किया गया था और इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ जो है किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसोलोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण करके जलाशय का निर्माण किया गया है ना। इसके बाद यह बैराज वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना पूरब और पश्चिम की ओर निकाली गई है, जिसमें पूर्वी गंडक नहर आती है, दूसरी आपकी पश्चिमी गंडक नहर आती है। पूर्वी नहर को भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है, तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों में सिंचाई के द्वारा की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त से निकलने वाली सहायक नहरों में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई भी की जाती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है और इसी प्रकार का केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है। तीसरी आती है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की बात किया है तो भारत और नेपाल की है, संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी और परियोजना 1954 में है लागू की गई थी। इस परियोजना का तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण जो है किया गया है। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार जो है हो चुकी थी। इसको भी पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर के रूप में इसका जो है निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर में अररिया, सुपौल, पूर्णिया सिंचाई की जाती है, जबकि पश्चिमी नहर में दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में सिंचाई को किया जाता है। अब बिहार में हम झीलों की बात की जाए तो बिहार में झीलों की बात करने से पहले याद रखना है, हम इसको मैप के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, है ना, लाइन बाय लाइन करेंगे। पश्चिमी चंपारण में सरैया मन झील है, पूर्वी चंपारण में मोती झील एवं पीपरा मन झील है। दरभंगा में बात किया तो कुशेश्वर झील है, सहरसा में बात किया तो सिमरी झील है, कटिहार में बात किया तो गोगाबिल झील है, भागलपुर में जगतपुर झील है। इसके बाद बात किया बेगूसराय में कांवर झील है, नालंदा में घोटा कटोरा झील है, गया जी में मोचलिंडा झील है और कैमूर में बात किया तो अनुपम झील है। ये आपकी कुछ झीलें हैं जो आप मैप के माध्यम से चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके बाद हम बिहार की प्रमुख झीलों में कांवर झील की बात करें तो बेगूसराय जिले में है, घोड़ा कटोरा झील की बात किया तो राजगीर नालंदा जिले में है, गोगाबिल झील या घोगा झील की बात किया कटिहार में है, अनुपम झील की बात किया है तो आपके कैमूर में है, कुशेश्वर झील की बात किया दरभंगा में है और मुचलिंडा झील की बात किया बोधगया गया जी में है, सिमरी झील की बात किया सहरसा में है, नागी झील की बात किया जमुई में है और नकटी झील भी आपकी जमुई में है। जगतपुर झील की बात किया भागलपुर में है, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, सरैया मन झील बेतिया पश्चिमी चंपारण में है और पीपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। तो ये कुछ झीलें हैं जो आपकी बिहार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बिहार में कुछ नहरें भी निकाली गई हैं, जैसे त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निकाली गई है, तिरहुत नहर गंडक नदी पर निकाली गई है, दोन नहर गंडक नदी पर निकाली गई है। अब इन तीनों नहरों से त्रिवेणी, तिरहुत, दोन से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फर और वैशाली जिले को लाभ मिलता है। इसी तरह पूर्वी कोसी कोसी नदी से निकाली गई है, अररिया, सुपौल, पूर्णिया को लाभ मिलता है और पश्चिमी कोसी कोसी नदी से ही निकाली गई है, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल जिले को लाभ मिलता है। राजपुर नहर की बात करें कोसी नदी पर निकाली गई है, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय को इसमें लाभ मिलता है। पूर्वी सोन नहर सोन नदी से निकाली गई है, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल जिले को लाभ मिलता है। पश्चिमी जोन से बात किया तो सोन नदी से निकाली गई है, सोन पश्चिमी सोन जो कि रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिले को इसके द्वारा जो है लाभ
दिया जाता है। अब नहरों की बात कर ली, झीलों की बात कर ली, नदियों की बात कर ली, वाटरफॉल्स जलप्रपात की बात कर लेते हैं। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है, उसे जलप्रपात कहते हैं। जैसे मान लो ये आपके पहाड़ की एक चट्टान है, क्या है, पहाड़ की एक चट्टान है, ये हम लिख देते हैं पहाड़ है, और यहाँ नदी जो है प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और नदी एकदम से है क्या हो रही है, गिरने लगती है। क्या होने लगती है, एकदम से तीव्र पहाड़ से गिरने लगती है, तो यह क्या हो जाता है, यही आपका जलप्रपात जो है बन जाता है, वाटरफॉल्स का निर्माण हो जाता है। अब बिहार में कुछ प्रमुख वाटरफॉल्स हैं, जैसे ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास जिले में है, कशिश जलप्रपात की बात की जाए तो रोहतास जिले में है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपके धुआकुंड जलप्रपात की, तो आप कहेंगे धुआकुंड जलप्रपात है आपका रोहतास जिले में है, मंजरकुंड जलप्रपात रोहतास जिले में है, आपके तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में। तो रोहतास में आपके इतनी सब आपके जलप्रपात हैं, दुर्गावती, कशिश, धुआकुंड, मंजर, तुतला। ककर करक करकटगंड जलप्रपात की बात किया तो कैमूर जिले में है, और तेलहर कुंड जलप्रपात की बात किया तो यह भी आपके कैमूर जिले में स्थित है। तो आपके बिहार के कुछ प्रमुख जो है जलप्रपात है, इनको ध्यान रख सकते हो। इसके बाद आपके बिहार के कुछ गर्म जलकुंड भी हैं। गर्म जलकुंड में बात किया है तो राजगीर में ब्रह्मा कुंड है, जो कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। इसके बाद सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड, ये सभी आपके राजगीर में स्थित हैं। इनमें सबसे गर्म जो है ब्रह्मा कुंड है। मुंगेर जिले में बात किया तो लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड, ये आपके सभी मुंगेर जिले में है। गया में बात किया तो आपका अग्नि कुंड है। तो ये बिहार के कुछ गर्म जल कुंड हैं, जिनको आप अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, इनको याद कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है बिहार में मिट्टी। चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपका चल रहा है। बिहार में हम मिट्टी की अगर बात करें, सॉइल की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सॉइल चैप्टर भी एक इंपॉर्टेंट रहता है। सॉइल के बाद जो हमारा चैप्टर आने वाला है, वन और वन्यजीवों के बारे में बात करेंगे। बिहार की मिट्टी की बात किया तो बिहार की जो ऊपरी सतह है, उस पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक जो कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कण होते हैं, उसे ही हम मृदा के रूप में जो है जानते हैं, मिट्टी जिसे कहते हैं। मृदा का निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति की प्रमुख भूमिका जो है निभाई जाती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान मतलब कि पेडोलॉजी कहा जाता है, और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है, जहां पर 90% क्षेत्र जो है जलोढ़ जैसी कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में रूप में विभाजित जो है किया जाता है। उत्तरी बिहार की मिट्टी को पर्वत पदी मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी जो कहती है, जबकि दक्षिण बिहार की मिट्टी को टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ करेल कैवाल मिट्टी या लाल पीली को बलथर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। अब हम सबसे पहले उत्तर बिहार की मिट्टी की बात कर लेते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी का जो निर्माण है, वो हिमालय से निकलने वाली नदियां, जैसे गंडक, भूगंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उनकी सहायक नदियों से इसका निर्माण जो है हुआ है। और उत्तरी बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, पर्वतपदी, तराई, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ के रूप में। अब एक एक करके बात की जाए। पर्वतपदी जो मिट्टी होती है, जिसे पिडमोंट के रूप में जाना जाता है, इस मिट्टी का जो निर्माण है वो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाया जाता है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती जो है की जाती है। दूसरी आती है तराई मिट्टी, और तराई मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तर सीमा पश्चिमी चंपारण से लेकर पूरब में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ मिलेंगे तो रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। कई जगहों पर यह दलदली मिट्टी का जो विकास है वो भी हो जाता है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग, पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। तीसरी आपकी आती है पुरानी जलोढ़, जिसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता है, याद रखना है। इस मिट्टी का विस्तार कांगड़ा गंडक दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में हुआ है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को सुंदरी मिट्टी के नाम से भी या बाल सुंदरी मिट्टी के नाम से जाना जाता है।
इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह प्रकृति में कैसी होती है, तो क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का और तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। बाल सुंदरी का हमने जो अभी नाम लिया है, उत्तर बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बाल सुंदरी कहते हैं, जिसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण जिलों में मिलता है। फिर आता है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी का निर्माण जो है हर साल नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है, जिसे खादर मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा जो नदी घाटियां हैं वहां पर आपकी नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का जो रंग है वो गहरा भूरा होता है। बालू और चिल्का की इसमें प्रधानता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन इसमें कमी पाई जाती है। इस मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो सबसे ज्यादा होती है। पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का की यहाँ पर अच्छी पैदावार की जाती है। उत्तरी बिहार की मिट्टी के बाद आती है हमारी दक्षिणी बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का जो विस्तार है गंगा नदी एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य में हुआ है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है टाल मिट्टी। टाल जो होता है वो निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। वर्षा ऋतु में यहाँ पर जल प्लावित रहता है, मतलब जल से भरा होता है। और टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से मुंगेर, भागलपुर वाला क्षेत्र पाया जाता है। 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है। दूसरी बात, इस मिट्टी में छोटे मोटे वाली धूसर कण पाए जाते हैं। धूसर रंग की होती है, भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी की फसलों की अच्छी खेती होती है और यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए बहुत प्रमुख है। अब इसी में दक्षिण बिहार में आती है कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी गंगा नदी के दक्षिणी तट पर, मतलब कि सोन, फल्गु, पुनपुन और क्योल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। और उर्वरक शक्ति यहाँ पर कुछ कमजोर देखने को मिलती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज एवं सब्जी का उत्पादन जो है किया जाता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में मक्का, सरसों, मिर्च जो है बहुत ज्यादा प्रमुख है। तीसरी आती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे करेल या कैबाल मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गंगा, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक फैला है। इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक है और इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। मिट्टी का गहरा रंग होता है, मतलब कि गहरा भूरा रंग होता है, पीला और हल्का पाया जाता है। मिट्टी में उगाई जानी फसलों में मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूं की खेती जो है की जाती है। चौथी आपकी आती है लाल पीली, जिसे बलथर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में कैमूर शिरडी के निकट से पूरब में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत और कंकड़ की जो है बहुलता पाई जाती है। उर्वरा शक्ति जो है काफी कम होती है। मिट्टी में जल संग्रहण की जो क्षमता है वो सबसे कम पाई जाती है। लोहे तत्व की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है, जिसके कारण लाल रंग दिखाई देता है। प्रकृति है इसमें अम्लीय प्रकृति की होती है। मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा और अरहर जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू, लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने भौतिक विभाजन, जलवायु, अपवाह तंत्र और मिट्टियों के बारे में बात कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वन एवं वन्य जीवों के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है, आप सभी को पता है, और मानसूनी यहाँ पर्णपाती वन भी पाए जाएंगे। और पर्णपाती वनों में आद्र पर्णपाती वन, दूसरा आपका शुष्क पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वनों को भी 2 प्रकार में बांटा जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अब सबसे पहले हम आर्द्र पर्णपाती वनों की बात कर लेते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन यह वह उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा जो है औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण के नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सैमल, जामुन, सागवान के आदि वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सबई घास, हाथी घास, नरकट, बैत आदि झाड़ियां भी पाई जाती हैं। दूसरा हमारा आता है शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पर वो वर्षा का यह क्षेत्र उन क्षेत्रों में होते हैं जहां वर्षा का औसतन 120 सेंटीमीटर से कम हो, वहां पर शुष्क वन पाए जाएंगे पर्णपाती। बिहार में अधिकांश भाग में इसी प्रकार के वन है शुष्क पर्णपाती। ये वन कैमूर के पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, जिसमें शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस जैसे आदि वृक्ष यहाँ पर देखने को पाए जाते हैं। बिहार में कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में पहले तो राष्ट्रीय उद्यान की बात किया तो नेशनल पार्क बिहार में कितने हैं, आप कहेंगे बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है। और एक नेशनल पार्क कौन सा है, आप कहेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि
नेशनल पार्क है। लेकिन बिहार में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुनते हैं 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जबकि बिहार में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान की बात किया है तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में सबसे घने वन पाए जाते हैं और एकमात्र वाल्मीकि बाघ आरक्षण इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा आता है भीमगढ़ भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मुंगेर जिले में है। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है गौतम बुद्ध पक्षी विहार, गया जिले में है। चौथा है कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य के बेगूसराय जिले में है। साइबेरियाई पक्षियों के लिए यहाँ पर आश्रय का स्थल है। रामसर सूची में बिहार का पहला आर्द्रभूमि स्थल है। पांचवा आता है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया तो रोहतास कैमूर जिले में है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। छठा आता है नागी बांध पक्षी विहार, जो कि जमुई जिले में है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सातवां आता है नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि जमुई जिले में है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी एवं नकटी इन दोनों को ही पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। आठवां आता है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि नालंदा जिले में है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपका नौवां आता है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत उदयपुर झील को वर्ष 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया है। 10वां है राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि नवादा जिले में है। 11वां कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा जिले में है, साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। 12वां आपका आता है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि भागलपुर जिले में है। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जो कि वैशाली जिले में है, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो बिहार में अगर कभी आ जाए तो आप कहेंगे केवल एक आपका नेशनल पार्क है, वह आपका नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण जिले में है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी आपके 12 क्या है, आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अगर हम बात की जाए बिहार के आपके रामसर स्थल कितने हैं। बिहार में वर्तमान में 6 रामसर स्थल है। कभी आ जाए तो बता सकते हो, 6 रामसर स्थल है। कांवर झील 2020 में घोषित की गई थी, बेगूसराय जिले में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में घोषित किया गया, जमुई जिले में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में घोषित किया गया, जमुई जिले में है। गोकुल जलाशय 2025 में घोषित किया गया, बक्सर जिले में है। उदयपुर झील 2025 में घोषित की गई, पश्चिमी चंपारण जिले में है। गोगा बेल 2025 में घोषित की गई थी, कटिहार जिले में है। तो आपके 6 ऐसी जगह हैं जो रामसर स्थल है। 2020 में 1 घोषित किया गया था, 2024 में 2 घोषित की गई हैं, 2025 में 3 रामसर स्थल को घोषित जो है किया गया है। अब हमारी कुछ आती है वन स्थिति रिपोर्ट 2023, और वन स्थिति रिपोर्ट हम भारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात करेंगे बिहार के संदर्भ में। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट को हर 2 वर्षों में भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। पहली रिपोर्ट 1987 में 1987 में प्रकाशित की गई थी, जबकि 2023 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट याद रखना है। बिहार में वन आवरण की बात की है, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो वनावरण है 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% का स्थान घेरे हुए है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में अगर बात किया तो 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में देखने को मिली है। अगर वनावरण की बात किया तो क्षेत्रफल में 7532 वर्ग किलोमीटर में है, प्रतिशत में 8% में है, वृद्धि 151 वर्ग किलोमीटर की हुई है। वृक्षावरण की बात किया 2500 वर्ग किलोमीटर में है, प्रतिशत 2.68 प्रतिशत में है, 159 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। झाड़ी की बात किया 260 वर्ग किलोमीटर में है, 0.28% में है, कुल 10,292 वर्ग किलोमीटर में है, 10.96% में है, 310 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि ओवरऑल देखने को मिली है। जिलों की अगर बात किया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जिले कहां पर है, कैमूर सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण है, तीसरे स्थान पर आपका जमुई है। जबकि सबसे कम में बात किया है जिला में शेखपुरा में सबसे कम है, याद रखना है 0.82 वर्ग किलोमीटर, अरवल में सबसे दूसरे नंबर पर 4.02 किलोमीटर और बक्सर तीसरे नंबर पर 6.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिलों में वनावरण प्रतिशत के आधार पर बात किया, क्षेत्रफल के आधार पर बात किया, प्रतिशत में बात किया सबसे अधिक कैमूर में है 30.51%, जमुई दूसरे नंबर पर 21.65% और मुंगेर तीसरे स्थान पर 21.57%। सबसे कम में अगर बात किया शेखपुरा में है 0.12%, बक्सर दूसरे नंबर पर 0.35%, सिवान तीसरे स्थान पर 0.42% है। 2021 की तुलना में अगर सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिलों की बात किया, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है तो भागलपुर में, मधुबनी में और बांका में। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है कैमूर को, फिर नवादा को, फिर आपके किशनगंज को। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिलों की बात किया 2023 में बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण वाला राज्य जिला रहा है, मध्यम घने रूप में पश्चिमी चंपारण ही रहा है, खुले वन में आपका कैमूर जिला
आता है। 2019, 2021 और 2023 की अगर वनावरण की तुलना बात कर लें, बहुत घने वनों में अगर बात किया है तो 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल में अगर बात किया है 2021 में 333 वर्ग किलोमीटर, 2023 में 387 वर्ग किलोमीटर। वहीं मध्यम घने रूप में 3250 वर्ग किलोमीटर, 2021 में 3286 वर्ग किलोमीटर, 2023 में 3284 वर्ग किलोमीटर। वहीं खुले वनों की बात किया तो 3693 वर्ग किलोमीटर 2019 में, 2021 में 3762 वर्ग किलोमीटर, 2023 में 3861 किलोमीटर। ओवरऑल बात की जाए 2019 में 7306 वर्ग किलोमीटर में है, वहीं 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर में है, 2023 में 7532 किलोमीटर में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने वनावरण के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार के कुछ विभिन्न प्रकार के वनों की संरचना भी है, जैसे खुले वन 51% में है, मध्यम सघन वन 44% में है, अत्यंत सघन वन की बात किया तो 5% में आपका आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर भाई वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनाग्नि की सर्वाधिक संख्या कहां पर देखने को मिली है। पश्चिमी चंपारण में 1403 जिलावार संख्या मिली है, जमुई में 354 और मुंगेर में 233। ये आपकी कौन सी घटना है, वनाग्नि की, वनों में जो अग्नि की घटनाएं देखने को मिली है, ये टॉप जिले हैं पश्चिमी चंपारण, जमुई एवं मुंगेर। बिहार के भूगोल में हमारा अंतिम चैप्टर आता है बिहार में आपदा प्रबंधन। छोटा चैप्टर है, जल्दी से कवर कर लेंगे, लेकिन चैनल को नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी बिहार में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था संबंधित हम बात करेंगे। बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट की बात किया है, बिहार एक मैदानी राज्य है जहां मुख्य रूप से आपदा बाढ़ के रूप में जानी जाती है। बिहार में सूखा भी, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाएं से भी यह पीड़ित प्रभावित राज्य है। बाढ़ की बात किया है तो बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले ऐसे हैं जो कि बिहार से बाढ़ से प्रभावित हैं। 28 जिलों में 15 ऐसे जिले हैं जो अत्यधिक बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में आते हैं और 13 जिले कम बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। बिहार का अत्यधिक प्रभावित जो प्रभाव वाला क्षेत्र है वो उत्तरी बिहार देखने को मिलता है। बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कुल बाढ़ भारत के क्षेत्र में 16.5% आता है। अत्यधिक बाढ़ अगर प्रभावित जिलों की बात किया तो 15 जिले हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर एवं कटिहार है। अब देखो याद तो होने वाले आपको है नहीं ऐसे, या तो आप 2 से 3 बार वीडियो देख लेना या फिर अपने मैप पे ड्रॉ करते चलो भाई, याद आपको हो जाएंगे, है ना, घोल के तो नहीं पिला पाएंगे। कम बाढ़ वाले 13 जिलों की बात किया है तो पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीमसराय और शेखपुरा आपके यह कम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ आती क्यों है, इसके कारण क्या है, तो बिहार की भूआकृति के आकृति जो है नीचा होना एक कारण है। बिहार की वर्षा ऋतु में 2 माह में अत्यधिक वर्षा का होना है। उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह का होना है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव का होना है। तटबंधों का टूटना है। जल संग्रहण के क्षेत्र में मानव का प्रसार होना भी, ये सभी आपके बाढ़ के कारण के रूप में जाने जाती है। इसके बाद सूखा भी है। सूखा क्यों है, तो मानसून की अनिश्चितता और जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की उत्पत्ति जो है उत्पन्न हो जाती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र ऐसा है जो सूखे से प्रभावित है, और सूखे से प्रभावित कुछ जिले भी हैं जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर जिला बहुत प्रभावित है। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करके नहर निर्माण का कार्य भी किया जाना आवश्यक है। बिहार में भूकंप भी आता है, पता होना चाहिए। तो भूकंप की अगर बात किया तो हिमालय की समीप होने के कारण या भूकंप की संभावनाएं बनती हैं। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप की संभावनाएं हैं। जोन 5, 4 और 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 में अत्यधिक प्रबल वाले जो जिले हैं वो किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं मधुबनी, पूर्णिया है। जबकि जोन 4 में मध्यम प्रबलता का भूकंप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर है। जबकि जोन 3 के अंतर्गत निम्न प्रबलता वाले गयाजी, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर एवं मुंगेर में आता है। बिहार में सब कुछ आता है तो चक्रवात कैसे छूट सकता है, तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य तो नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण यहाँ चक्रवात जैसी आपदा कभी कभी प्रभावित जो है हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जो जिले हैं वहां को प्रभावित कर सकते हैं। चक्रवात को मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया में प्रभावित है। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा और तेज हवाओं से जानमाल की क्षति जो है हो जाती है। आपने सुना होगा सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार के बारे में। जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम की कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त विश्व
शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया है। बिहार का भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित योजनाओं को लागू भी किया हुआ है। बिहार के 2016 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 के लिए जो है अपनाया भी गया है। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारा बिहार का जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, पूरा कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक छोटा चैप्टर होगा लेकिन इंपोर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, पुनः नई वीडियो मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।